प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज दहियावा प्रयागराज से सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 वालों के लिए लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 2 अध्याय क्या खंड 2 पाठ 1 इसका मैंने पहले पार्ट यानी पहले टर्न पर मैं आपको काफ़ी बातें बता चुका हूँ। जो शेष है वह इसमें समझ लीजिए। सत्ता की साझेदारी, इस पाठ पर मैं एक बार आपको बता चुका हूँ, शेष जो है वहीं चल रहा है। सत्ता की साझेदारी का मतलब है जिस राज्य में, जिस प्रदेश में जितने प्रतिशत जो समुदाय रह रहा है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे अगर भारत में देखा जाए तो इसमें भी जातियों का जो प्रतिशत है उसी आधार पर लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाता है। भारत में SC, ST, BC, जनरल जो भी है, इनका एक तरह से सीट निर्धारित कर दिया गया है। संसद में कितने लोग अनुसूचित जनजाति के रहेंगे, कितने लोग अनुसूचित जाति के रहेंगे, कितने लोग पिछड़ी जाति के रहेंगे और कितने लोग सामान्य वर्ग से रहेंगे। उसी तरह से जो बेल्जियम है, वहाँ पर इस तरह से सत्ता संघर्ष को लेकर के काफ़ी गृह युद्ध छिड़ गया था। तो वहाँ के जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने मिल कर के एक सिद्धांत बनाया कि ऐसा करो, जितने प्रतिशत जिस समुदाय के लोग हैं उतना उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि वहाँ पर 80% एक समुदाय के लोग हैं। वो कौन से हैं? जो वहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं। 19% डच बोलते हैं और 1% में जर्मन और अन्य भाषाएं हैं। तो इस तरह से वहाँ का समुदाय इतने वर्गों में बटा है। इतने प्रतिशत 80% वहाँ फ्रेंच बोलते हैं, 19% डच बोलते हैं, 1% अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो जिसका जितना प्रतिशत है उसी अनुपात में उनको वहाँ सीटें प्रदान की गई हैं, यानी सबको भागीदारी मिली है। इसमें से जो फ्रेंच बोलते हैं 80% में, उन्हीं में से निर्धारित सदस्यों का चयन होता है। फ्रेंच के जो लोग हैं, जो फ्रेंच बोलते हैं, वो वोटिंग इसी समुदाय में करते हैं। जो डच बोलने वाले हैं वो इस डच बोलने वालों को जो सीट है, जितनी उनकी सदस्य संख्या है, उनको वोटिंग करते हैं। अन्य जो हैं वो इस तरह से है। वहाँ की जो सत्ता होती है 3 प्रकार की है। बेल्जियम की सत्ता 3 प्रकार की है। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इन सब देशों की सीमाएं टच करती है बेल्जियम की। बेल्जियम को जो है नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये देश इसकी सीमा को छूते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की सरकार कार्य करती है। भारत में अगर देखा जाए तो एक केंद्र का शासन करती है, जो पूरे देश पर शासन करती है, केंद्र सरकार उसको कहते हैं। दूसरा है राज्य सरकार, जो राज्य पर अपना शासन करती है, राज्य के कार्यभार देखती है। और जो तीसरा है वह केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्य जो हैं वह केंद्र के अधीन कार्य करते हैं। कुछ विषय यहाँ ऐसे हैं जिन पर
केंद्र का नियंत्रण है, कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण है। जैसे शिक्षा है, शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों का नियंत्रण रहता है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें अगर देखा जाए तो कोई भी सलाह मशविरा अगर जैसे उनके इसमें जो सीमाएं होती हैं उनकी, उसमें परिवर्तन अगर है, प्रदेश में परिवर्तन है, नाम को लेकर कोई परिवर्तन है, तो केंद्र से राय ली जाती है। लेकिन बेल्जियम में 3 प्रकार की सत्ता पाई जाती है। पहली सत्ता कौन है? संघ सरकार की। संघ सरकार यानी एक सरकार ऐसी होती है जो पूरे देश को अपने कंट्रोल में करके रखती है। दूसरा है राज्य सरकार। राज्य सरकार और तीसरा है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार। लेकिन अंतर है। अंतर क्या है? भारत में जो केंद्र सरकार है वह पूरे देश पर शासन करती है। किसी भी प्रदेश में अपनी मनमर्जी नहीं चल सकती है। अगर कोई भी प्रदेश संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो केंद्र उस पर हस्तक्षेप करता है। लेकिन बेल्जियम में ऐसी बात नहीं। बेल्जियम में जो केंद्र सरकार है वो अपने हिसाब से कोई कार्य मैनेज करती है। जो राज्य सरकार है इस पर भी ये सरकार स्वतंत्र होती है, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक उसी तरह सामुदायिक सरकार है। जो सामुदायिक सरकार है इस पर राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। कहने का मतलब ये तीनों स्वतंत्र हैं, कोई एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करता है। इसी तरह से श्रीलंका है। श्रीलंका में तमिल और सिंघलियों को लेकर के संघर्ष हुआ करते थे। बहुत ज़्यादा वहाँ पर गृह युद्ध हुए हैं। जब इस तरह से फार्मूला अप्लाई किया गया जैसे बेल्जियम में है, तब जा कर के वहाँ का गृह युद्ध समाप्त हुआ। तो सिंघलियों में भी, श्रीलंका में भी इस तरह से है कि वहाँ पर जितने प्रतिशत जिस समुदाय के लोग हैं उनको उतने प्रतिशत सत्ता में भागीदारी दी गई है। आज स्थिति वहाँ की शांतिपूर्ण है। वहाँ भी जो केंद्र सरकार होती है वह पूरे देश पर शासन करती है, लेकिन जो राज्य सरकारें होती हैं वो भी अपने आप में स्वतंत्र रहती हैं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसी बातें विशेष तौर से नहीं पाई जाती है। अगर कोई भी प्रदेश संघ के खिलाफ कोई कानून बनाती है तो उस पर वो कानून नहीं बना सकती है। अगर राज्य से संबंधित कोई कानून बनना है तो वह केंद्र सरकार ही निर्धारित करती है। अभी जैसे कुछ समय पहले सन 2000 में भारत में 3 राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। इनके नामों में परिवर्तन, इनके क्षेत्रफल का निर्धारण केंद्र सरकार ने किया है। राज्य सरकारें चाह करके भी उसमें नहीं कर पाती, नहीं कर सकती हैं। लेकिन बेल्जियम में ऐसी बात नहीं है। राज्य सरकार स्वतंत्र है। वह कोई भी परिवर्तन अपनी सीमा के अंतर्गत, किसी जिला का परिवर्तन नाम में, या वो अपना प्रदेश का नाम चेंज करना चाहता है तो राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं। सामुदायिक सरकारें भी वो भी स्वतंत्र हैं। भारत में इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। सत्ता का विकेंद्रीकरण ये क्या है? तो जो सत्ताएं होती हैं उनको कई भागों में बांट दिया जाता है। भारत के अगर स्टेट में देखा जाए या जिला में देखा जाए
तो उसका विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। ये विकेंद्रीकरण क्या है? तो देखिए, विकेंद्रीकरण जो होता है वह इस तरह से है, जैसे किसी ज़िले को लेकर के अगर देखा जाए तो ज़िले में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जिला पंचायत, जिला पंचायत, यह जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद जिनको बीडीसी कहते हैं, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, यह बीडीसी कहलाते हैं। जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं वह एक निर्धारित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद तीसरा है ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत होती है वह निर्धारित गांवों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण इस तरह से देखा जाए, यहाँ हर क्षेत्र बटा हुआ है। संघ सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इस तरह से ये सरकारें जो भारत में पाई जाती हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर जिले से देखा जाए तो इतने भागों में विभाजित है। यही सत्ता का विकेंद्रीकरण कहलाता है। ये पाठ अब समाप्त होता है। इसमें जितने भी पॉइंट थे उस पर मैंने फोकस कर दिया है। अब आप नेक्स्ट टर्न पे अध्याय 2 देखेंगे। आज बस इतना सा। जहाँ पर कोई मिस्टेक हो, आपकी समझ में ना आए बात, वह विद्यालय से कॉन्ट्रैक्ट करके उसको समझ सकते हैं। इसका एक नोट्स बनाते चलिए। इसी सब बातों के साथ धन्यवाद।